हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज हम बात करते हैं हेनरी फायोल के द्वारा जो 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के लिए दिए गए थे उसके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये देखते हैं क्या है 14 का 14 जो 14 प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के लिए, उन्होंने क्या क्या दिया था। तो सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर सेकंड आता है अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सॉरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आता है डिसिप्लिन। फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। री रीनमरेशन यहाँ पे लिखना था बट वो थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे लिखने में। एंड उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट डे कॉर्प्स। ठीक। तो सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्रिएट डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क टाइप, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्क के टाइप के अनुसार वहाँ का डिवीजन को क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक। सेकंड आता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर मस्ट हैव टू अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स, यानी कि मैनेजर के पास ऑर्डर्स देने की अथॉरिटी बिल्कुल ही होना चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइड अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर एम्प्लॉय अकॉर्डिंग एंड टू द देयर डिपार्टमेंट एंड डिवीजन। यानी कि बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन को में के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवाइडेशन होना चाहिए कि किसके अंडर में कौन कौन सा वर्क है, किसके अंडर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस लेवल के जो एम्प्लॉय हैं मेरे कंपनी में, कंपनी के अंदर उसके अधीन क्या क्या कार्य होना चाहिए, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य उसको कार्य प्रणाली उसको सौंपना चाहिए। तो ये चीज होना चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबके लिए होना चाहिए। और फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ये आता है कि डिसिप्लिन इज इसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिसिप्लिन जो है, अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के फंक्शंस को स्मूथली रन कराने के लिए। ठीक। उसके बाद आता है इसमें होता है रिक्वायर गुड लीडरशिप, यानी कि एक गुड लीडरशिप होगा, अनुशासित होगा तो क्या करेगा, उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे सबके सब अनुशासित होंगे और अब अपने वर्क पे फोकस करेंगे, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। उसके बाद से क्लियर रूल्स होना चाहिए, यानी कि जो भी रूल्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो रूल जो होता है उसको क्लियर होना चाहिए। फिर आता है फेयर इन्फोर्समेंट, यानी कि जो इक्विलिटी, इसको हम बोल सकते हैं इक्विलिटी। इक्विलिटी होना चाहिए सभी के काम में और जो भी अथॉरिटीज है, यानी कि सब मिला के बात यह है कि डिसिप्लिन अनिवार्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए। ठीक। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यानी कि कोई भी अगर एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है तो उसका अगर वो किसी से ऑर्डर रिसीव करता है तो उसके लिए उस ऑर्डर रिसीव करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक होना चाहिए, यानी कि हाँ, होता है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसका मन करे वही किसी को, किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर देके चला जाता है और एम्प्लॉय बेचारा फंसा रहता है कि किसका ऑर्डर माने, किसका ऑर्डर नहीं माने। तो उस सिचुएशंस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, जो कि गलत है। ठीक। और ऐसे में कोई भी गोल अचीव करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक। और मतलब सिंपल सी बात है कि एक बॉस होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए जो कि ऑर्डर को प्रसारित करे सारे एम्प्लॉय तक। ठीक। और उसके बाद ऑल ऑर्डर मस्ट बी कम फ्रॉम वन बॉस, यानी कि एक बॉस से ही सारे ऑर्डर्स आने चाहिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप, यानी कि एक हेड होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए एक ग्रुप के लिए फॉर एक्टिविटीज विद द सेम लेवल मैनेजमेंट, यानी कि एक लेवल के मैनेजमेंट के लिए। जैसे में मान लीजिए कि आप लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी भी सुपरवाइजर के अंडर में, तो वहां पे ये होगा कि अपर जो भी रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स आएंगे वो सुपरवाइजर के अंडर में आएंगे और सुपरवाइजर के अंडर में आप काम कर रहे हैं। सपोज कि आप उस सुपरवाइजर के अंडर में आप 50 लोग हैं। ठीक। तो वो क्या करेगा कि वन हेड होगा और वही प्लान को प्रसारित करेगा कि कैसे क्या करना है। ठीक। और उस उसको प्लान को फॉलो कराने कराने के लिए उसको हर तरह से कोशिश करेगा कि आप सब उस प्लान को फोकस करें, फॉलो करें। एंश्योर यूनिटी ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ टू ऑफ एफर्ट, यानी कि यूनिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए एफर्ट करना जरूरी है सबको, यानी कि एक एक एम्प्लॉय को उसके लिए, यानी कि जो भी प्लान को प्रसारित किया जा रहा है
आपका लेवल, आपका आपके मैनेजमेंट में आपका लेवल अगर सेम है, उस मैनेजमेंट के उस लेवल पे अगर 50 आदमी काम कर रहे हैं, 50 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय के लिए, उस लेवल के लिए अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो उसमें इक्विटी, यूनिटी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, और सारे एफर्ट लगाने चाहिए उस कोऑर्डिनेशन के लिए। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल द प्रिवेल ओवर दोज ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, तो किसी एक का जो इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी जनरल इंटरेस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेवल का कोई इंटरेस्ट है, ठीक, तो वो लेवल का जो भी इंटरेस्ट है उसको सुना जाए, प्लस उसको जनरल इंटरेस्ट में परिवर्तित किया जाए, ठीक। तो इसका बस यही मतलब है। रिनमरेशन, रिमनरेशन, एम्प्लॉयज मस्ट बी फेयरली पेड टू द सर्विस, यानी कि कैन बी मैंडेटरी फॉर और नॉन मॉनेटरी, यानी कि देखिए कोई भी काम अगर होता है, ठीक, रिम्यूनरेशन हो गया कि आप काम कर रहे हैं उसके लिए ये अप्रेजल टाइप का हो गया, ठीक, आपको अप्रेजल मिलना चाहिए, यानी कि सभी एम्प्लॉय को फेयरली पेड फॉर द सर्विस, यानी कि उसके काम के अकॉर्डिंग उसको अप्रेजल मिलना चाहिए, ठीक। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। मॉनेटरी में होगा कि कुछ उसके लिए, मान लीजिए कोई काम है आपको इतने दिन में करना है, ये टारगेट आपको सेट कर दिया गया, तो उस टारगेट के पहले अगर कोई भी एम्प्लॉय आपको काम करके देता है और इंश्योर है कि आप उस काम में 100% मतलब वो अपना एफर्ट लगाया है और काम को सही ढंग से किया है, तो आप उस डेडलाइन के पहले अगर आपको उस काम को कंप्लीट करके दिया है तो उसके लिए आपको अप्रेजल देना चाहिए उसको। अब ये हो सकता है मॉनेटरी, यानी कि आप कुछ मनी के रूप में दे सकते हैं, आप सेट कर दें कि इतना दिन में, इतना दिन के अंदर में अगर कोई एम्प्लॉय मुझे ये काम करके फिनिश करके देता है तो मैं उसके लिए इतना रकम दूंगा, या फिर मैं उसका इंक्रीमेंट करूंगा वगैरह वगैरह। फिर या फिर होता है नॉन मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी भी होता है। नॉन मॉनेटरी में हो गया कुछ प्राइजेस देना, ठीक, जो कि मॉनेटरी तो होगा बट वो इनडायरेक्टली मॉनेटरी में उसको नहीं गिनती किया जा सकता है, ठीक। तो कुछ पैसे देके या फिर कुछ निश्चित रकम राशि को सेट करके या फिर बिना राशि को दिए हुए आप किसी और तरीके से भी उसको रिम्यूनरेशन दे सकते हैं। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन हो गया। ऑल डिसीजन मस्ट बी कम फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी मैनेजमेंट में कोई भी ऑर्डर हो तो वो कहाँ से लिया जाए, कोई भी डिसीजन कहाँ से लिया जाए, डायरेक्ट सेंट्रल से आना चाहिए। तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। इसमें ये फायदा होता है सेंट्रलाइजेशन से कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो है ऑफ लेवल के मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं, ठीक, उसको सिर्फ प्रसारित करना होता है। उसमें लो लेवल के मैनेजमेंट का कोई मतलब ये नहीं होता है, कोई भी एफर्ट नहीं होता है कि रूल बनाना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। फिर फायोल बिलीव्ड इन बैलेंस नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यानी कि फायोल जो थे ये उन्होंने नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत सारे मतलब ये है खुद के सिचुएशन को बैलेंस करना, वो इसमें विश्वास रखते थे, ठीक। मान लीजिए कि कोई भी अगर अचानक से मान लीजिए कोई टॉप लेवल का मैनेजमेंट का कोई रूल रेगुलेशन बनाना है, ठीक है, तो चलिए ये तो बन गया, ये इसको प्रसारित करने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम सेट होता है, ठीक, कुछ डेडलाइन होता है, उसके अंतर्गत ही इसको प्रसारित किया जाता है, ठीक। लेकिन वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि लो लेवल मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जो कि उसको एट ए टाइम हल करना होता है, सॉल्यूशन करना होता है, यानी कि इसको जिसको होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या सही मायने में कौन सा रूल उसमें काम करेगा, कौन सा रेगुलेशन उसमें काम करेगा, तो वो इसमें भी विश्वास रखते थे कि खुद पे भी भरोसा करो, और खुद पे भरोसा करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर सिचुएशन अगर क्रिटिकल है तो उस सिचुएशन में किसी और पे टॉप लेवल पे भरोसा ना करके या फिर टॉप लेवल के भरोसे ना बैठ के आप खुद से उसको सिचुएशन को हल करते हो, ठीक है। तो इसके लिए इस पे उन्होंने कुछ ज्यादा विश्वास दिखाया था। उसके बाद स्केलर चेन, एक क्लियर लाइन ऑन अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, आप सबको पता है, ठीक। तो उसमें ये होता है कि जो लो लेवल का मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट टॉप लेवल के मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता है, उसके लिए एक हायरार्की प्रोवाइड की जाती है, एक चैन उसमें काम करता है, ठीक। तो इसमें उन्होंने कहा है कि एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि उसके लिए ये गलत है कि कोई भी एम्प्लॉय टॉप लेवल के मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता। उसके लिए भी एक क्लियर लाइन होना चाहिए कि किस तरीके से और किस टर्म्स एंड कंडीशन पे कोई भी लो लेवल का मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट टॉप लेवल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकता है और अपनी अपनी कम्युनिकेशन को स्टेबल कर सकता है, ठीक। तो उसके लिए कुछ एक क्लियर लाइन तो अवश्य होनी ही चाहिए, मस्ट बी क्लियर लाइन होना चाहिए। एंड
सेकंड होता है कि उसके लिए कंडीशंस होता है कि हाँ इस कंडीशन में अगर होगा, इस कंडीशन के मतलब इस कंडीशन तक अगर बात आती पहुंची या फिर कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है तभी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज क्या होता है कि अगर फ्रीडम अगर मिल जाता है लो लेवल मैनेजमेंट को, तो फिर उस लेवल के जो भी एम्प्लॉय होते हैं लगते हैं डायरेक्ट बातचीत करने, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन ये चीज होना चाहिए कि एक क्लियर लाइन होना चाहिए टॉप अथॉरिटी से बात करने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी सिचुएशन को जल्द से जल्द अगर कम्युनिकेट करना हो तो वो चीज हो सके। बाद में आता है कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस लाइन बट क्रॉस कम्युनिकेशन इज अलाउड इन इमरजेंसी। जब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कुछ कुछ एथिक्स होते हैं बात करने के लोअर टू और टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वो चीज अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में भी क्या क्या कंडीशंस है उसको अप्लाई करने पे के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ बात करना चाहिए, कंपनी की तरफ से अलाउ है, तो आप फिर बात करो, ठीक। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर राइट पर्सन इन द राइट पैलेस, राइट थिंग्स इन द राइट पैलेस, यानी कि ऑर्डर एक होना चाहिए। किसी भी कंपनी में को एम्प्लॉय को सेट करने के लिए एक ऑर्डर के रूप में काम करना चाहिए, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई अलग डिवीजन है तो उसके लिए एक राइट बंदा को चूज करना है, यानी कि राइट एम्प्लॉय को चूज करने को काम को कर सके, ठीक। और उसको वहां पे अगर आप लगाते हो तो ये चीज हो मैच करता है राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, ठीक। उसके बाद आता है राइट थिंग इन द राइट प्लेस, यानी कि कोई भी अगर सिचुएशन हो, कोई भी अगर काम को वर्क को एक्शन को परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले सुटेबल जगह होना चाहिए, पैलेस होना चाहिए, वहीं पे वो काम को सुटेबल, यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, यानी कि सपोज कीजिए कि आप किसी कंपनी में आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, ठीक। प्रोडक्शन में कुछ सपोज कीजिए कि आपको पानी की जरूरत है, तो आप उस जगह को चूज कीजिएगा कि जहाँ पे पानी आपको पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके, ठीक। और उसके लिए किसी और रिसोर्स को यूज ना करना पड़े कुछ, ठीक। तो इस टाइप से राइट पैलेस का भी चुनाव करना होता है। उसके बाद प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा या फिर जो एम्प्लॉय एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करता है उसको प्रमोट करना चाहिए। और ये जो सिचुएशन है, ये जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव, ये इसको भी प्रमोट करना चाहिए ताकि हर एम्प्लॉय में ये चीज हो सके। और उसके बाद आता है इक्विटी। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबऑर्डिनेट एंड क्रिएट लॉयल्टी एंड डिवोशन अमंग एम्प्लॉय, यानी कि इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो गया, आप समझिए, इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो मैनेजर को मैनेजर शुड बी काइंड, मैनेजर को बहुत ही मतलब दयालु होना चाहिए, प्लस फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स का, उसके नीचे जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसके साथ कम से कम उसका रिलेशन जो है, उसका बॉन्ड जो है उसको अच्छे से रहना चाहिए, ठीक। और बहुत ही काइंडनेस के साथ रहना चाहिए एंड लॉयलिटी डिवोशन क्रिएट करना चाहिए, ठीक। ताकि कोई भी एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है तो वो कंपनी छोड़ के जा सकता है, ठीक। तो आप उसको इस तरीके से इम्प्रेस करो आप एज ए मैनेजर, या फिर आप उसको ऐसे अप्रोच करो ताकि वो कंपनी छोड़ के ना जाए। उसकी जो भी डिमांड्स है जहां तक हो सकता है आपको उसको पूर्ति करना चाहिए, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन में आता है। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इज इनएफिशिएंट। ओके, स्टेबिलिटी एनकरेज एफिशिएंसी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि स्टेबिलिटी कब होगी स्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज उसका ओपनिंग हुआ, कल के डेट में पता चला कि 2 साल में काम करने के बाद उसका वो बंद हो गया, तो फिर ये स्टेबिलिटी के दायरे में नहीं आता है। उसके कुछ एथिक्स होते हैं, उसके लिए एथिक्स कुछ बनाने चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। एंड हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इज एंड एफिशिएंट, स्टेबिलिटी एनकरेज एफिशिएंसी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। स्टेबिलिटी जो है इसमें ये इनकरेज करता है एफिशिएंसी को, और एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होता है उसको उसको इनकरेज करता है। इनिशिएटिव, यानी कि एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू शो इनिशिएटिव थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। एम्प्लॉयज को ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा इनकरेज रहे, हमेशा मोटिवेट रहे एंड कुछ इनिशिएटिव अपना दिखाए, कुछ इनिशिएटिव वर्क अपना दिखाए, ठीक। एंड उसको फ्रीडमली सोचने के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक। बोस्ट मोटिवेशन इनोवेशन, उसको इस टाइप से मोटिवेट करना चाहिए उसको कि एम्प्लॉय जो है हमेशा इनकरेज रहे, ठीक। और अपना किसी भी काम में अपना अच्छा से अच्छा क्रिएटिविटी दिखा सके। उसके बाद आता है स्पिरिट। प्रमोट टीम स्पिरिट टू बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रमोट टीम को प्रमोट करना चाहिए, ठीक। ताकि हार्मोनी बनी रहे और यूनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी भी बनी रहे। दूसरे उसके बाद आता है एनकरेज कोऑपरेशन एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी एम्प्लॉय के साथ अप लेवल हो या टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लो लेवल हो, कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, ठीक।
रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किसी भी द्वंद्व को सुलझाने के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई भी अगर किसी भी लेवल पे एम्प्लॉय होगा और आपस में अगर खुद को कोऑपरेट करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक, तो इससे ये होगा कि कितनी भी समस्याएं बड़ी ना हो, बड़ी ही क्यों ना हो, उसको हल आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तो ये है सिचुएशंस, ये जो भी है, ये 14 है, 14 है जो कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, और ये इसको हेनरी फयोल ने दिया था। तो कभी कभी पूछ देता है कि हेनरी फयोल जो है उसको शॉर्ट में, हेनरी फयोल की जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसको शॉर्ट में आप एलिबरेट कीजिए एग्जाम में। ये अभी शॉर्ट में भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग में भी हो सकता है। तो अभी एग्जाम है, अभी एग्जाम चल रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चंस आया था आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में कि हेनरी फयोल